मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका हमसफ़र शुद्धत आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन किताब क्या कहें जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं शेड हेल्मस्टेटर पीएचडी। आज हम अध्याय 14 सुनेंगे, जिसका शीर्षक है नई तकनीकें। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये ज्ञान बांटिए अपने दोस्तों में। तो आइए शुरू करते हैं। जिन तकनीकों के कारण आत्मचर्चा इतनी अच्छी तरह काम करती है, वे अत्यंत सरल है और उन्हें प्रयोग करना भी आश्चर्यजनक रूप से आसान है। कुछ तकनीकों के प्रयोग में थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन कुछ में तो 1 सेकंड का भी समय देने की आवश्यकता नहीं। आत्मचर्चा का प्रयोग करने की 5 अलग-अलग विधियां हैं। आप उनमें से किसी को भी या सभी को चुन सकते हैं। मौन आत्मचर्चा। यद्यपि आमतौर पर हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं, फिर भी यह आत्मचर्चा हर समय चलती रहती है। मौन आत्मचर्चा का अर्थ है चेतन या अचेतन किसी भी प्रकार का आंतरिक संवाद। जब आप पुरानी आत्मचर्चा के स्थान पर नई सकारात्मक आत्मचर्चा करना प्रारंभ करते हैं, तो ये उन सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तकनीकों में से एक है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। नकारात्मक आत्मचर्चा के पहले स्तर, मैं नहीं कर सकता, और दूसरे स्तर, मुझे करने की आवश्यकता है, के बीच का अंतर जानने के बाद मन ही मन अपने आप से बात करते समय आप संभवतः सकारात्मक आत्मचर्चा के तीसरे और चौथे स्तरों, मैं कभी नहीं, मैं अब नहीं और मैं हूं का प्रयोग करते रहे होंगे। यह परिवर्तन करना बहुत आसान है। इसमें प्रयास की नहीं, केवल अधिक जागरूक होने की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप चेतन और जागरूक होते हैं, इस प्रकार की आत्मचर्चा एक स्वाभाविक एवं स्वचालित आदत बन जाती है। मौन आत्मचर्चा में प्रत्येक वह बात सम्मिलित होती है जो आप अपने या आसपास के बारे में सोचते हैं। यह आपके दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा आप प्रत्येक चीज को अधिक सकारात्मक एवं अधिक उत्पादक ढंग से देखने लगते हैं। प्रत्येक सुबह जागने पर आप अपने आप से ये नहीं कहते कि काश मुझे बिस्तर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। इसकी अपेक्षा आपकी नई आत्मचर्चा बताती है कि जीवित रहने के लिए यह बेहतरीन दिन है और अब इसका उपयोग करने का समय है। जिन्हें हम समस्याएं कहते हैं अथवा जिन्हें हम समस्या मानते हैं, वे हमें इसीलिए समस्या नजर आती है। आप उन्हें जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी से यह तय होता है कि वे समस्याएं हैं या नहीं। आपको तो केवल स्वयं से यह कहना है कि आप उन्हें बेहतर ढंग से देखें। यदि आप सोचते हैं कि ये आवश्यकता से अधिक आसान है, तो इसे एक दिन के लिए आजमा कर देखिए कि क्या होता है। जब आप अपनी आत्मचर्चा को नए शब्दों में ढालना आरंभ करें, तो एक बात का ध्यान रखें, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग आपको ऐसा करने से रोकेगी। इसलिए आरंभ करते समय सबसे पहले ये निर्णय करें कि आप उस पुराने नकारात्मक प्रोग्राम की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जो आपको ये बताता है कि ये कार्यान्वित नहीं हो सकेगा। ये भी याद रखें कि आपकी पुरानी आत्मचर्चा एक आदत है, जो नकारात्मक होने के बावजूद स्वाभाविक एवं आरामदेह प्रतीत होती है। जब आपको पता होता है कि रास्ते में क्या मिलेगा, तो आप उस पुरानी आत्मचर्चा से सीधे टक्कर लेने के लिए तैयार होंगे, उसे निरस्त कर सकेंगे और एक नई आदत बना सकेंगे। 1-2 दिन के अंदर ही आप प्रत्येक उस बात पर ध्यान देने लगेंगे जो आप अपने आप से कह रहे हैं और जो आपके विरुद्ध काम कर सकती है। जब आप पुराने फर्नीचर को अपने मानसिक अपार्टमेंट से बाहर फेंकने का निर्णय लें, तो आत्मचर्चा पर गौर करने से आपको पता चल जाएगा कि कब आप उसे दोबारा भीतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय आप अपने पैरों को सख्ती से जमीन पर टिका दें, शक्ति बरतें, उसे बाहर ही रखें। आरंभ करने के पश्चात प्रतिदिन अपने आप से कही हुई प्रत्येक बात सुनें। जो भी बात आप सोचते हैं या अपने आप से कहते हैं, उस पर ध्यान दें। जहाँ भी लगे कि यह गलत ढंग की आत्मचर्चा है, उसे तुरंत उलट दें और सकारात्मक शब्दों में बदल दें। मैं आज व्यवस्थित नहीं रह सकता को मैं व्यवस्थित और नियंत्रण में हूँ, विशेषकर आज। मैं तुरंत बदल दें। जब आप अपने आप को इस प्रकार की बात कहते सुने, मुझे इसके साथ सचमुच समस्या है, तो इसे उलट दें और कहें, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ और समस्याओं को अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। मेरा वजन कम होता नजर नहीं आता, बदल कर ये हो जाता है। वजन कम करना मेरे लिए समस्या नहीं है। मैं हर समय वही खाता हूँ जो मुझे खाना चाहिए और केवल सही व स्वस्थ मात्रा में खाता हूँ। मैं वजन कम कर रहा हूँ और बेहतरीन दिख रहा हूँ। दिन के उस समय जब आप थके होना गवारा नहीं कर सकते, तब ये कहने की अपेक्षा कि आप थके हुए हैं, अपने आप को तुरंत बताएं कि आप में पर्याप्त ऊर्जा
तथा उत्साह है। इसके बाद यदि आप अचानक ऊर्जा से ऊपर नीचे उछलने न लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से बातचीत करने का एक नया प्रयोग आरंभ कर रहे हैं और अपने अवचेतन मन को नई दिशाएं देना प्रारंभ कर रहे हैं। जब भी अवसर मिले इस कार्यों को करते रहें। कुछ ही समय पश्चात यह आपके लिए काम करने लगेगा। हम कैसा महसूस करते हैं, थके हुए या ऊर्जावान, निरुत्साही या उत्साही, यह सब मानसिक और रासायनिक होता है, यह शारीरिक होता है। उस समय को याद करें जब आप कुर्सी से उठना भी नहीं चाहते थे। दिन बहुत लंबा रहता था, आपने कठिन परिश्रम किया था और आप शारीरिक व मानसिक रूप से थक चुके थे। तभी फोन की घंटी बजी। ये सही पल पर सही फोन है। कोई व्यक्ति अच्छी खबर दे रहा है या संसार में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आपको फोन किया है। आपकी ऊर्जा को अचानक क्या हो जाता है, आपके उत्साह को क्या हो जाता है, आपके पूरे शरीर में एड्रेनलिन का सैलाब आ जाता है और आप उसी पल जीवंत हो जाते हैं। क्या सचमुच कुछ बदला था? बस वे संकेत बदले थे जो आपने अपने मस्तिष्क को भेजे थे, जिनके फलस्वरूप मस्तिष्क ने कुछ स्विच चालू कर दिए और आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से को यह संदेश भेज दिया कि वह स्वस्थ अनुभव करे। आप अचानक स्वस्थ अनुभव करने लगे, जबकि कुछ पल पहले तक आप कुर्सी से उठ भी नहीं सकते थे। अपनी मौन आत्मचर्चा द्वारा आप अपने को जो संदेश देते हैं, हो सकता है कि उनमें से कई इतने स्पष्ट न हो, लेकिन मस्तिष्क इतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और इतने ही शक्तिशाली परिणाम भी देता है, भले ही उन पर ध्यान दिया जाए अथवा नहीं। याद रखिए, जो विचार आप सोचते हैं वे विद्युत आवेग है, जो मस्तिष्क को निर्देश देते हैं कि वे आपके मानसिक नियंत्रण केंद्रों को सक्रिय कर देंगे और तब वे आपके विरुद्ध काम करने की अपेक्षा आपके पक्ष में काम करेंगे। हम सभी के साथ ये हुआ होगा कि सुबह हुई और किसी बहस के कारण पूरा दिन खराब हो गया। प्रातःकाल उठते ही 10 मिनट की बहस शरीर में इतने विषैले रसायन छोड़ देती है कि दोबारा सामान्य होने में 8 घंटे लग जाते हैं। यदि ऐसा है तो प्रोग्रामिंग को बदल दें, अपने विचारों को नए शब्दों में रखें। इसका परिणाम यह होगा कि आप डिप्रेशन या निराशा में दिन नहीं गवाएंगे, बल्कि आपको सार्थक और उपलब्धि से भरा एक बहुमूल्य दिन प्राप्त हो जाएगा। आप भावनात्मक रूप से बेहतर अनुभव करेंगे, आप अधिक स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। यही नहीं, आप दूसरों के साथ बेहतर ढंग से व्यवहार भी कर सकेंगे। दिन को हानिप्रद के रूप में देखने की अपेक्षा आप एक और जीत प्राप्त कर लेंगे। दूसरों से चर्चा के दौरान प्रयोग किया जाने वाला आत्मसंवाद। आप अपने बारे में किसी से भी जो कहते हैं वह आपकी आत्मचर्चा का एक अंश होता है। दूसरों से आप जो कहते हैं वह उन तस्वीरों तथा दिशाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आप अपने अवचेतन मन को परोस रहे हैं, भले ही आप किसी दूसरे से बात कर रहे हों। यदि आप बोलते समय गलत चित्र बनाते हैं या नकारात्मक आदेश देते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि आपका मस्तिष्क उस जानकारी पर ऐसे ढंग से काम करेगा जो आपके विरुद्ध जा सकता है। यदि आप किसी मित्र को बार बार बताते हैं कि आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है, तो आप उसमें किसी प्रकार भी प्रसन्न नहीं रह सकते। इसकी अपेक्षा बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर दृष्टिकोण बदल लें, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब नौकरी के बारे में शिकायत करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आपकी आत्मचर्चा उस चीज़ के केंद्र में होती है जिसे हम स्वीकृति कहते हैं। यह जीवन के संदर्भ में आपका दैनिक दृष्टिकोण तय करने में आपकी सहायता करती है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम किसी कठिन परिस्थिति को सहन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आप पर ही निर्भर है कि आप उस स्थिति को अपने विरुद्ध काम करने देते हैं या उसे किसी भिन्न दृष्टिकोण से देखने का मानसिक निर्णय लेते हैं। प्रतिदिन हमारे मुंह से सैकड़ों टिप्पणियां या वाक्य निकलते हैं। आप प्रतिदिन बहुत सारी बातें कहते हैं और ये महत्वपूर्ण नहीं लगता कि उनमें से प्रत्येक को सकारात्मक रूप में ही कहा जाए, लेकिन सोचे कि उनमें से प्रत्येक कथन आपके अवचेतन मन को दिया जाने वाला एक निर्देश है। फिर एक सप्ताह, एक महीने या एक वर्ष बाद उन टिप्पणियों और वाक्यों को जोड़ लें। कुल मिलाकर हजारों लाखों महत्वपूर्ण अवचेतन आत्मनिर्देश आपने अपने आप को दिए। वे महत्वपूर्ण हैं, उनका इस बात से बहुत सरोकार है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति बनते हैं। आपके आसपास के कौन से लोग जीवन में वास्तविक विजेता है और कौन नहीं है, ये पता लगाना बड़ा आसान है। इसका सबसे आसान उपाय है किसी भी बातचीत में उनकी आत्मचर्चा को सुनना, यानी कि किसी मुद्दे पर बात करते समय भी क्या कहते हैं। विजेता लोग किसी भी विषय पर बातचीत करते समय अधिक सकारात्मक आत्मचर्चा ही करते हैं ताकि विजयी परिणाम देने वाले दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। इसका ये अर्थ नहीं है कि विजेताओं के पास समस्याएं नहीं होती। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि उनका प्रत्येक दिन आदर्श होता है,
लेकिन कुछ महीनों या कुछ वर्षों बाद जीवन में उनके जीतने के औसत स्कोर पर दृष्टि डालें। उनकी आत्मचर्चा जितनी बेहतर होगी, उनका स्कोर भी उतना ही बेहतर होगा। उनकी नीति जितनी अधिक सकारात्मक होगी, परिणाम भी उतने ही अधिक सकारात्मक होंगे। समय के साथ सकारात्मक आत्मचर्चा उतनी ही स्वचालित आदत बन जाती है, जैसे चलना, हिलना, खाना या सोना। जब दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों को सकारात्मक सांचे में ढालना आपकी आदत बन जाता है, तो इस प्रकार की आत्मचर्चा से सफलता मिलना भी एक आदत बन जाती है। जब आप किसी से भी किसी भी समय बात करें, तो अपनी कही हुई प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुने। क्या आपके शब्द हमेशा वही चित्र बनाते हैं जिन्हें आपका मन ग्रहण करे? यदि नहीं, तो तत्काल अपने शब्दों को बदल दे, उन्हें नए वाक्यों में ढाले। जब भी बोले, स्वस्थ एवं आंतरिक प्रोग्राम बनाना सीखे। ये कठिन नहीं है, इससे आपका जीवन सचमुच बदल सकता है। स्वयं से वार्तालाप। आत्मचर्चा का इस प्रकार का प्रयोग सबसे आसान है और ये मजेदार भी हो सकता है। वास्तव में स्वयं से वार्तालाप अपने आप से जोर जोर से बात करने की तकनीक है। इसमें दोनों ओर से आप ही बोलते हैं। आत्मवार्तालाप आत्मचर्चा के सबसे प्रभावी रूपों में से एक है, क्योंकि इसमें आपकी यानी कि इंद्रियां संलग्न होती हैं। इस प्रकार आप अपनी प्रोग्रामिंग से अधिक जुड़ जाते हैं। जब आप आत्मवार्तालाप करते हैं तो आपका अधिकांश भाग उससे जुड़ जाता है। इस प्रकार के वार्तालाप की आत्मचर्चा का अभ्यास आरंभ करते समय अच्छा यही रहेगा कि आप बाथरूम में जाकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लें। जब आप ज़ोर ज़ोर से अपने आप से बात करना आरंभ करते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं, तो आप पर विश्वास करने वाले परिवार के सदस्यों को भी लग सकता है कि आप कुछ सनकी हो गए हैं। क्रिसमस के 2 रात पहले यानी 23 दिसंबर की रात मुझे शिकागो से सैन फ्रांसिस्को की विमान यात्रा करनी थी, जिसके दौरान डेनवर में ठहरना था। खराब मौसम के कारण डेनवर से उड़ने वाली उड़ान में देर हो गई और रात को 11:20 पर हमें बताया गया कि बर्फीले तूफान के कारण हमें कई घंटे या शायद पूरी रात डेनवर हवाई अड्डे पर ही रुकना पड़ सकता है। छुट्टियों के कारण सारे विमान खचाखच भरे थे और डेनवर हवाई अड्डे पर विमानों के अटक जाने के कारण लॉबी तथा टर्मिनल की इमारतें तेजी से यात्रियों से भर रही थी। कोई भी इस बात से खुश नहीं था कि उसे डेनवर हवाई अड्डे पर रात बितानी पड़ेगी। कनेक्टिंग फ्लाइट्स चूक जाएंगी और शायद वे क्रिसमस ईव मनाने के लिए समय पर घर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं नहीं सोचता कि मैंने कभी एक ही समय एक ही जगह पर इतने सारे विचलित लोगों को देखा है। स्पष्ट रूप से वे सब यही सोच रहे होंगे कि बर्फीला तूफान भी एयरलाइन की गलती है। आखिर क्रिसमस ईव से एक रात पहले बर्फ गिराने के लिए ईश्वर को कौन दोष देगा? स्थिति को देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि आत्मवार्तालाप का अभ्यास करने के लिए ये अच्छा समय है। सभी की तरह मैं भी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि त्वरित प्रोग्रामिंग के प्रभाव की जांच करने का ये एक बेहतरीन अवसर है। मैंने अपने आसपास देखा और इस बात पर ध्यान दिया कि वेटिंग रूम की सीटें तेजी से भर रही थी। तभी मैंने देखा कि 3 सीटों की एक पंक्ति अब भी खाली थी। मैं जाकर उन 3 सीटों के बीच वाली सीट पर बैठ गया और अपने आप से जोर जोर से बातचीत करने लगा। स्पष्ट, आत्मविश्वासी और तेज स्वर में मैंने अपने आप से कहा, हाय शैड, लगता है कि हम जमीन पर अटक गए हैं। मैंने उतने ही आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, आप क्या करना पसंद करेंगे? चलो बातें करते हैं। और इस प्रकार अपने साथ मेरी एक बहुत रोचक बातचीत आरंभ हुई। ये कारगर भी रही। न केवल मेरे तनाव का स्तर उस हवाई अड्डे के मौजूद बाकी सभी लोगों से कम था, बल्कि रात भर कोई भी मेरे अगल बगल वाली सीट पर नहीं बैठा। हालांकि ये आत्मवार्तालाप का एक कम स्पष्ट और अधिक सुरक्षित ढंग है। मैं सलाह देता हूँ कि अवसर मिलने पर आप भी इस ढंग को आजमा कर देखें। मैं इसे शॉवर टॉक कहता हूँ और ये इस प्रकार काम करता है। कल सुबह जब आप शॉवर में कदम रखें तो अपने आप से गुड मॉर्निंग कहें। इसे जोर से कहें और आवाज़ में मुस्कान भरते हुए कहें। अपनी ठुड्डी उठाएं, अपने दृष्टिकोण को ऊपर उठाएं, फिर दिन का अभिवादन करें और अपने आप से कहें कि ये दिन कितना बेहतरीन होने वाला है। आप आज बेहतरीन दिख रहे हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप फिट हैं और किसी भी चीज़ से निपटने के लिए तैयार है। और फिर पलटकर उत्तर दें, आज मैं बेहतरीन महसूस करता हूँ, अपने वर्तमान स्वरूप को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं जीवित हूँ तथा सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। इस प्रकार की प्रेरक आंतरिक प्रेरणा के 2-3 मिनट ही आपको सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। आप दिन का सामना करते हुए इसकी ओर उत्साह से देख सके और इस प्रकार कार्य व विश्वास करें कि एक साधारण दिन असाधारण दिन में बदल जाए। सोचे कि इस प्रकार का उत्साहवर्धक दिन को सकारात्मक बनाने वाला और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला आत्मवार्तालाप उन दूसरे तरीकों की अपेक्षा जिनसे हम प्रायः दिन आरंभ करते हैं कितना अच्छा सिद्ध हो सकता है। हालांकि आत्मवार्तालाप आप मन ही मन भी कर सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जोर से बोलने से अधिक लाभ होता है।
जब आप जोर से बोलकर बातचीत करते हैं तो आप अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए विवश हो जाते हैं। इससे उस विषय पर आपकी सोच अधिक स्पष्ट होती है। केवल विचारों को अपने दिमाग में घूमने देने की अपेक्षा वह कहीं अधिक स्पष्ट होती है। इस प्रकार से जोर से आत्मवार्तालाप करने और उसे जारी रखने का एक लाभ ये है कि इससे आपको अपने आप से सवाल पूछने और सीधे उत्तर पाने का अवसर मिलता है। जब आप इसे पहली बार आजमाएंगे तो मिलने वाले उत्तरों से हैरान हो सकते हैं। हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे भी कहीं बेहतर परिणाम ये होता है कि जब हम अपने आप से ही प्रश्न पूछते हैं तो हमें अधिकतर वास्तविक उत्तर ही मिलते हैं। ऐसे उत्तर जो हमें अपने आप को बहलाना छोड़ने और तथ्यों के समीप पहुंचने के लिए विवश करते हैं। जब भी आप स्वयं से कोई प्रश्न पूछें और सचमुच उत्तर पाना चाहें तो अपने आप से वही सवाल 3-4 बार पूछें और उत्तरों के बीच हर बार उत्तर की प्रतीक्षा करें। जब आप पहले पहल अपने आप से ज़ोर ज़ोर से बात करना आरंभ करते हैं तो आपको मूर्खता का एहसास हो सकता है। मुझे भी हुआ था, लेकिन इस आत्मवार्तालाप से 1-2 दिन में ही आपको इतने अधिक लाभ मिलने लगेंगे कि आप उस छुटपुट संकोच की परवाह नहीं करेंगे जो आरंभ में हो सकता है। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आप कहीं भी, कार में, ऑफिस में टहलते समय अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए एकांत के उन बहुमूल्य पलों में से कुछ का प्रयोग करें जिन्हें हम इतना अधिक महत्व देते हैं। अपने आप से कहें कि आप ठीक हैं, आप ठीक से भी ज़्यादा अच्छे हैं। आगे बढ़ें और ये बात ज़ोर से कहें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका आपको उत्तर नहीं मिला है तो उसे पूछ ले। अपने आप से सलाह ले। आपका एक बहुत अच्छा मित्र मौजूद है जो आपसे बातचीत करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आत्मचर्चा को लिखना। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि उन्हें अपनी आत्मचर्चा लिखना पसंद है। ये उन्हें बहुत आनंददायक काम लगता है जो वे अपने लिए करते हैं। दूसरी ओर उतने ही प्रेरित एवं क्षमतावान आत्मचर्चाकारों ने मुझे बताया है कि आत्मचर्चा का प्रयोग करना, आत्मचर्चा को पढ़ना या आत्मचर्चा सुनना बेहतरीन होता है, लेकिन उन्हें कभी इतना समय नहीं मिल सका या शायद उन्हें अपने भीतर उतनी रचनात्मकता महसूस नहीं हुई कि वे कभी उस आत्मचर्चा को लिख पाते जिसकी आवश्यकता उन्हें मनचाहे परिवर्तन करने के लिए थी। लिखित आत्मचर्चा सावधानी से चुने हुए शब्दों के कथन हैं। यह कथन उन सबसे महत्वपूर्ण नए निर्देशों से संबंधित है जिन्हें आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये एक नई प्रोग्रामिंग है जिस पर आप सर्वाधिक काम करना चाहते हैं। जब मैंने पहल आत्मचर्चा को कारगर बनाने वाले व्यावहारिक तरीके खोजना आरंभ किए तो मैंने व्यक्तिगत आत्मचर्चा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आत्मचर्चा लिखी और फिर उसे पढ़ने की दिनचर्या बनाई। ये कारगर तो था, लेकिन इसमें बहुत समय और परिश्रम लगता था। दूसरे लोगों को भी यही परिणाम मिले, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक आत्मचर्चा करने वाले ने जितना प्रयास किया उससे परिणाम भी उसी के अनुरूप मिला। आत्मचर्चा का यह प्रारंभिक रूप एक इंडेक्स कार्ड पर लिखा जाता था। प्रत्येक कार्ड पर आत्मचर्चा का एक कथन। अंततः आत्मचर्चा करने वाला लगनशील व्यक्ति अनेक स्थितियों के लिए आत्मचर्चा के ढेर सारे वाक्यांश बना लेता है। जब भी कोई विशेष लक्ष्य या समस्या आती है तो आत्मचर्चा के वाक्यांश उसी कार्ड डेक से निकाले जा सकते हैं और तब तक प्रयोग किए जा सकते हैं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता या समस्या सुलझ नहीं जाती। यद्यपि परिणाम स्पष्ट थे, लेकिन आत्मचर्चा का कार्ड डेक बनाने में इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता था कि कई बार तो इसी कारण आत्मचर्चा की योजना को सफलतापूर्वक जारी रखने में कठिनाई आ जाती थी। इस तकनीक का प्रयोग करने वाले दूसरे लोगों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अधिकतर लोग आत्मचर्चा लिखने के आदी नहीं होते। परिणाम यह होता है कि वे इसे लिखते ही नहीं हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मचर्चा लिखना एक बोझ होता है। यदि आपको शब्दों के साथ परिश्रम करने में आनंद न आता हो और आप सबसे प्रभावशाली शब्द लिखने के नियमों का पालन करने के इच्छुक न हो तो आप प्रारंभ करते ही ये काम छोड़ सकते हैं, भले ही आप आत्मचर्चा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कितने ही इच्छुक क्यों न हो। लेकिन जो लोग ये सीख लेते हैं कि क्या लिखना है और उसकी शब्दावली कैसे रखनी है, उनके लिए अच्छी आत्मचर्चा लिखना एक प्रभावशाली ढंग है जिससे आपको अपने प्रोग्राम को बदलने में सहायता मिल सकती है। इससे आपका ध्यान एकाग्र होता है, आप सोचने के लिए विवश होते हैं और पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटाने की प्रक्रिया में सक्रियता से सम्मिलित भी होते हैं। इसके साथ ही आप पुरानी प्रोग्रामिंग के स्थान पर नई प्रोग्रामिंग रखने की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी भी बनते हैं। ऐसी एकाग्रता, इतनी संलग्नता आपकी शक्ति को चौकस कर देती है और आपके संकल्प की ऊर्जा को बढ़ा देती है। आत्मचर्चा लिखने पर आप अपने उद्देश्यों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। इससे आप में अधिक रुचि पैदा हो जाती है और रुचि से ऊर्जा मिलती है। आप किसी चीज़ में जितनी अधिक ऊर्जा डालेंगे वह चीज़ आपके लिए उतनी ही अधिक कारगर सिद्ध होंगी।
मैंने पहले कहा था कि जब अपने आप को बेहतर बनाने का कोई ढंग खोजने की बात आती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि ये सरल नहीं है, तो कारगर नहीं होगा। इसीलिए आत्मचर्चा को लिखना आपके लिए सरल और आसान है या नहीं, ये निर्णय करने से पहले आपको इसका परीक्षण करना होगा। यदि ये आपके लिए कारगर नहीं है, तो दूसरे तरीके भी है। यदि आत्मचर्चा को लिखना आपके लिए काम कर जाता है, तो आप न केवल इस प्रक्रिया का आनंद लेंगे, बल्कि इसके परिणामों से भी आनंदित होंगे। आत्मचर्चा को सुनना। पुराने प्रोग्राम्स को बदलने का जो सबसे अच्छा तरीका हमने सीखा है, वह है आत्मचर्चा को सुनना। इसमें कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता, हमारा अधिकांश काम पहले ही हो जाता है और ये बहुत कारगर भी है। रिकॉर्डेड आत्मचर्चा का उदय पहले कैसेट टेप्स पर और बाद में सीडी पर तथा उसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड से लगभग सहयोग से ही हुआ। ये लगभग 30 वर्ष पहले की बात है, जब मैं प्रत्येक संभावित स्थिति के लिए आत्मचर्चा का इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर रहा था। यह कार्य बाद में द सेल्फ टॉक सॉल्यूशन में बदल गया। उस समय मैं वज़न कम करने के लिए बेचैन था। उस समय जब मैं अपने लिए नई आत्मचर्चा का प्रयोग करना चाहता था, तो सावधानीपूर्वक आत्मचर्चा के वाक्यांश अलग अलग इंडेक्स कार्ड पर लिखता था। फिर मैं उन्हें अपने आईने के आसपास लगा देता था। इस प्रकार मैं सुबह काम पर जाने के लिए तैयार होते समय उन्हें ज़ोर ज़ोर से या मन ही मन पढ़ सकता था। मैंने देखा कि प्रत्येक सुबह दिमाग को सही आत्मचर्चा से लबालब कर लेना दिन का आरंभ करने का उत्कृष्ट ढंग था। ये मुझे दिन भर काम करने के लिए सही दिशा और मानसिकता में ले जाता था। वजन कम करने के लिए आत्मचर्चा का प्रयोग करने से पहले मैंने हर संभव चीज़ आजमा कर देख ली थी। डाइट्स कारगर नहीं हुई थी। मैंने वेट लॉस क्लिनिक्स में जाना छोड़ दिया था। मैं अपने डाइट प्रोग्राम और कॉम्बिनेशन प्रोग्राम पर अमल नहीं कर पाता था, जिनमें 30 मिनट तक कसरत करना और उसके बाद अंगूर के जूस के सिवा कुछ न पीना शामिल था। न जाने ऐसा क्यों होता था कि मैं जितना अधिक व्यायाम करता था, मुझे उतनी ही अधिक भूख लगती थी। मैं जितना वज़न कम करता था, थोड़ा अतिरिक्त मीठा खाने का उतना ही मन होने लगता था। वह आमतौर पर ऐसी चीज़ होती थी जो मुझे नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके कारण न केवल मेरा कम किया हुआ वज़न बढ़ जाता, बल्कि पहले से भी अधिक हो जाता। मेरी कहानी वज़न को लेकर चिंतित उन लाखों डाइटर्स जैसी है, जिन्होंने वज़न कम तो कर लिया, लेकिन बाद में वह फिर से बढ़ गया। मैंने अपने आप से पूछा, यदि मैं वज़न कम करने और कम ही रखने के लिए विशेष आत्मचर्चा लिखूं, तो कैसा रहेगा? क्यों ना आत्मचर्चा की सबसे बड़ी परीक्षा ली जाए। सबसे पहले मैंने सुबह पढ़े जाने वाले इंडेक्स कार्ड्स पर वज़न कम करने की आत्मचर्चा लिखी। फिर मैंने इसे आईने पर टेप से चिपका लिया। मैंने अपने बारे में सारी अच्छी मनचाही बातें लिखी थी। अपना वज़न, मैं कैसे खाता था, मेरा स्वास्थ्य, मेरी ऊर्जा, हर वह चीज़ जो मैं जानता था कि अवचेतन मन के सामने मेरी बिल्कुल नई तस्वीर बनेगी। मैंने वह आत्मचर्चा बिल्कुल सही ढंग से बनाई, ताकि प्रत्येक शब्द से एक अधिक स्वस्थ, अधिक छरहरा मैं उत्पन्न हो सके। मैंने आत्मचर्चा के दर्जनों कार्ड्स लिखे, जिनमें से प्रत्येक मेरे बारे में सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता था। इनमें से प्रत्येक पर ऐसे वाक्य थे जो मेरे मनचाहे स्वरूप को व्यक्त करते थे। मुझे ये पता चल चुका था कि जब आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं या कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल लक्षणों से ही काम नहीं चलता। आपको प्रत्येक उस प्रोग्राम को सही करना होता है जिसके कारण समस्या पैदा हुई थी। इसलिए मैंने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और संकल्प के लिए भी आत्मचर्चा लिखी। मैंने ऐसी आत्मचर्चा लिखी जिससे मेरा मनोबल ऊंचा रहे, ताकि मैं उस पर अमल करता रहूं। एक ऐसी आत्मचर्चा जो अच्छा महसूस करवाए, अधिक ऊर्जा प्रदान करे और भोजन का उपयोग किसी अन्य समस्या को सुलझाने के लिए करने से रोके, जिस पर मैंने अब तक काम नहीं किया था। मैंने ऐसी आत्मचर्चा लिखी जो लक्षणों के पीछे छिपे कारणों तक जाएं, ऐसी आत्मचर्चा जो मुझे दोबारा नियंत्रण में ले आए, मुझे उत्साहित कर दे और लगातार करती रहे। प्रत्येक सुबह मैं एक एक करके उन कार्ड्स को पढ़ता था। मैं उनके प्रभाव पर ध्यान देता था। वे काम करना आरंभ कर रहे थे। मैं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कार्ड्स की बताई बातों पर विश्वास करने लगा। लेकिन मैंने गौर किया कि कार्ड्स पढ़ने की सुबह की दिनचर्या जारी रखना कठिन होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कुछ सुबह कैसी होती है। सोचने के लिए दूसरी चीज़ें भी होती हैं। कई बार हमारे पास अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय ही नहीं होता। आपाधापी मची रहती है। कुल मिलाकर प्रत्येक सुबह 10-15 मिनट निकालना जल्द ही मेरे तथा परिवार की दिनचर्या पर बोझ साबित होने लगा। मैं सोचता हूँ कि
उस समय मेरा जितना भी वज़न कम हुआ इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऑफिस जाने तक मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंच ही नहीं पाता था। एक ज़्यादा बेहतर तरीका, कोई बेहतर तरीका तो होगा। मैं जानता था कि आत्मचर्चा काम करती है। मैंने इसे अपने लिए काम करते देखा था और दूसरों पर भी इसके परिणाम देखे थे। लेकिन मैं जानता था कि इससे भी आसान कोई ढंग अवश्य होगा। उस समय से कई वर्ष पहले मैंने एक सेल्स कंपनी के लिए आत्म सुधार टेप प्रोग्राम्स के प्रारंभिक संस्करण तैयार किए थे। मैंने एक विशेष कैसेट प्रोग्राम बनाया था जो मैं ये काम कर सकता हूँ का प्रारंभिक रूप था। यह आत्मचर्चा का एक प्रेरक टेप था जिसे उनके सेल्समैन कम बिक्री के दौरान भी सुन सकते थे। उस समय मैंने अपने लिए भी आत्मचर्चा के टेप का प्रारंभिक संस्करण लिखा था। इसका प्रयोग करके मैं कुछ आर्थिक लक्ष्यों तक पहुंच गया जो मैंने अपने लिए तय किए थे। यदि मैं उन मूल कैसेट टेप्स को इस समय सुनूं तो उनकी गैर पेशेवर गुणवत्ता पर मुझे कुछ शर्म आ सकती है, लेकिन मुझे याद था कि वे लोकप्रिय हुए थे और उन्हें सुनने से न केवल कुछ सेल्समैन को लाभ हुआ बल्कि मुझे भी गैर विशेषज्ञ की तरह लिखे व रिकॉर्ड किए कैसेट टेप्स कभी कभार सुनने से लाभ हुआ। उन बहुत प्रारंभिक सेल्फ हेल्प कैसेट को सुनने से के बरसों बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वजन की समस्या को सही करने के लिए मैंने रिकॉर्डेड आत्मचर्चा सुनने का निर्णय लिया। प्रत्येक सुबह दाढ़ी बनाते समय मैं नई आत्मचर्चा को कैसेट टेप्स पर सुनता था। प्रतिदिन कार से ऑफिस जाते आते समय और हर रात सोने से ठीक पहले भी मैं टेप्स सुनता था। दाढ़ी बनाते समय आत्मचर्चा सुनकर मैंने 10.5 सप्ताह में 58 पाउंड वजन कम कर लिया। मेरा डॉक्टर हैरान था। मैंने ये ध्यान रखा था कि नया प्रोग्राम आरंभ करते समय मैं शारीरिक दृष्टि से सही काम करूं, सही भोजन, सही पोषण। मुझे याद है कि जब मेरा 58 पाउंड वजन कम हो गया तो डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट ने मुझे फ़ोन किया। वह जानना चाहती थी कि मैंने किस डाइट पर अमल किया था। आज उस घटना को 25 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन मेरा वजन दोबारा कभी नहीं बढ़ा। नई आत्मचर्चा के द्वारा मैंने उन सभी प्रोग्राम्स से छुटकारा पा लिया था जिनके कारण मेरी वजन संबंधी समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे रोचक बात यह थी कि जब मैं उन 10.5 हफ्तों में अपना वजन कम कर रहा था तब मेरी पत्नी हर सुबह उसी आईने के दूसरे छोर पर अपना मेकअप कर रही होती थी। इस प्रकार उसने भी चोरी छिपे मेरे कैसेट टेप्स सुने। समय के साथ उसका वजन भी 25 पाउंड कम हो गया। तब मैंने अवचेतन मन की अविश्वसनीय क्षमता को इतनी अच्छी तरह पहचाना जितना पहले कभी नहीं किया था। तब मुझे समझ में आ गया कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मचर्चा सुनने जैसे सरल काम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अचानक ही एक उपाय तैयार हो गया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सेल्फ प्रोग्रामिंग के ठोस सिद्धांतों को एक ऐसे औजार के साथ मिला देती थी जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता था, लेकिन मैं जिन तकनीकों को जानता था ये उनसे बेहतर काम करती थी। इसके अतिरिक्त ये प्रौद्योगिकी का ऐसा उपाय था जिसके काम करने का ढंग मस्तिष्क के काम करने के ढंग से सीधे और स्वाभाविक रूप से मेल भी खाता था। दूसरे लोग आत्मचर्चा सुने ये सलाह देने के बाद जल्द ही लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलने लगी जिनसे मैं भी हैरान रह गया। मैं पहले से ही जानता था कि यह सलाह कारगर थी, लेकिन दूसरों के पत्र पाने और बार बार सकारात्मक परिणामों को सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया। हमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। एक महिला के पत्र का उदाहरण देखें। वह महिला आत्मचर्चा के एक सेमिनार में सम्मिलित हुई थी। इसके बाद उसने अपने पारिवारिक संबंधों, विशेष रूप से पति के साथ को मधुर बनाने के लिए आत्मचर्चा के टेप्स सुनने का निर्णय लिया। दोनों की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी और वह महिला चाहती थी कि सब कुछ सही हो जाए। इस दौरान उसका पति ऐसे संकेत दे रहा था जिनसे स्पष्ट हो जाता था कि वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ये संबंध खत्म करने जा रहा है। महिला ने आत्मचर्चा कार्ड्स लिखे और उन्हें पढ़ा। इसके बाद उसने आत्मचर्चा के वे सभी प्रोग्राम सुने जिनकी मैंने सलाह दी थी। उसने व्यक्तिगत संबंध सुधारने पर एक टेप सुना, एक टेप आत्मसम्मान पर, एक टेप लक्ष्य निर्धारण पर और एक उत्तरदायित्व लेने पर। उसने हर सुबह टेप सुने। दिन में वह उन्हें जितने बार सुन सकती थी सुनने लगी। रात को सोने से ठीक पहले भी उसने टेप्स सुने। वह टेप्स को धीमी आवाज़ पर चला देती थी
उसने बताया कि जब उसने पृष्ठभूमि में सकारात्मक आत्मचर्चा के टेप चलाएं तो पहले पल तो पति ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। 1-2 सप्ताह बाद वह पति के साथ डिनर पर गई। उस दौरान उन्होंने टेप्स पर बातचीत की, जिससे स्पष्ट हो गया कि पति को टेप्स पर भरोसा नहीं था। लेकिन जैसा मैंने सेमिनार प्रोग्राम्स में अपने श्रोताओं को बताया था, आपकी आत्मचर्चा के बारे में आपके आसपास वे लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह न करें, बस इसे करते रहे। लेकिन तीसरे सप्ताह के अंत में एक दिन उस महिला के पति ने कहा कि वह उस टेप को दोबारा चलाएं जो सुबह तैयार होते समय चल रहा था। इससे पहले उस महिला ने ध्यान नहीं दिया कि उनमें होने वाली बहस की संख्या कम हो गई थी। ध्यान रहे, उस सुबह तक पति ने कभी उन टेप्स में कोई सक्रिय रुचि नहीं दिखाई थी जिन्हें वह प्रतिदिन सुन रही थी। इसके कुछ समय बाद पति ने उस महिला के प्रति अपने व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाना शुरू किया। उसे अपनी नौकरी में जो समस्याएं आ रही थी उनके बारे में भी उसका बदला हुआ दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देने लगा। परिणाम यह हुआ कि उन दोनों में अधिक बातचीत होने लगी। वे नई योजनाएं बनाने लगे और एक बार फिर मिलकर काम करने लगे। उस महिला की आत्मचर्चा का उसके पति पर भी वही प्रभाव हुआ जो उस महिला पर हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति आत्मचर्चा पर विश्वास करता था या नहीं, उसके अवचेतन मन को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने तो बस उस नई जानकारी पर काम किया जिसकी प्रोग्रामिंग अवचेतन रूप से हो रही थी। यद्यपि वह आदमी इस बारे में सोच नहीं रहा था, लेकिन वह उस नई अधिक सकारात्मक प्रोग्रामिंग को स्वीकार कर रहा था जो उनके दैनिक जीवन की पृष्ठभूमि में बज रही थी। शुरुआत में उनमें से एक ने विश्वास किया और दूसरे ने नहीं किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चक्का, प्रिंटिंग प्रेस, कार, रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर मानव जाति के महान आविष्कार है। मैं इस सूची में ऑडियो कैसेट और सीडी को भी सम्मिलित करना चाहूँगा। पहले कभी इतिहास में हमारे पास प्रत्येक घर में पाया जाने वाला ऐसा कोई व्यावहारिक एवं आम साधन नहीं था जो हमारे आंतरिक प्रोग्राम्स को सचमुच बदल सकता हो, वह भी प्रतिदिन पृष्ठभूमि में मात्र कुछ मिनट बजने वाली आत्मचर्चा को सुनकर। आत्मचर्चा सुनने के इतने लाभ हैं जितने व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में किसी दूसरे साधन से मिलना संभव नहीं है। इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि आप केवल सुनकर ही नई आत्मचर्चा को आदर्श ढंग से सीख सकते हैं। जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो बस इसे धीमे धीमे पृष्ठभूमि में बजने दें। आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, बस ये इतना तेज चले कि पृष्ठभूमि में सुनाई दे। आपका अवचेतन मन इसे सुन लेगा और आपके बारे में सकारात्मक नई जानकारी की प्रोग्रामिंग करने में व्यस्त हो जाएगा, चाहे आप उस बारे में चेतन रूप से सोच रहे हो या नहीं। दोहराओ, दोहराओ, दोहराओ। आत्मचर्चा चाहे किसी भी ढंग से हो, उसे सीखने की कुंजी है दोहराओ, दोहराओ, दोहराओ। मस्तिष्क को इसी प्रकार की प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था। इसलिए जब हम सर्वश्रेष्ठ आत्मचर्चा वाक्यांशों का बार बार प्रयोग करते हैं, जैसा हम सीडी या ऑडियो प्लेयर पर सुनते समय करते हैं, तो हम अपने आप को वे प्रोग्राम्स दे रहे होते हैं जो हमें पहले ही डाल लेने चाहिए थे, और अब हम इन नए प्रोग्राम्स को सुनकर सबसे स्वाभाविक ढंग से डाल रहे हैं। ये एक रिकॉर्डिंग है, इसलिए हम इस आत्मचर्चा को बार बार सुनते हैं और हर बार इसे सही ढंग से सुनते हैं। ऐसे दोहराव को बार बार सुनने से मस्तिष्क बहुत आसानी और तेजी से नई आत्मचर्चा को अंकित करके इसे स्थायी बना लेता है। जब मैंने 25 वर्षों से भी पहले इस विषय पर लिखना आरंभ किया, तो मैं रिकॉर्ड की हुई आत्मचर्चा सुनने के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने में झिझक रहा था। मैं इसलिए झिझक रहा था क्योंकि मैं ही ऐसा एकमात्र व्यक्ति था जो स्वयं ही आत्मचर्चा के एल्बम लिख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था और उन्हें प्रकाशित भी कर रहा था। इसके खरीदारों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जो प्रतिदिन आत्मचर्चा के मेरे प्रोग्राम्स सुन रहे थे, और मैं पूरे विचार को लेकर कभी बहुत व्यवसायी नज़र नहीं आना चाहता था। आज वर्षों बाद जब पूरे संसार में लाखों श्रोता प्रतिदिन केवल सुनकर अपने जीवन को सकारात्मक बना रहे हैं, तो मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट है। यदि मैं ऐसा कर पाऊँ तो मैं किसी प्रकार प्रत्येक परिवार और प्रत्येक घर तक सकारात्मक मनोबल बढ़ाने वाली आत्मचर्चा पहुंचाना चाहूँगा। संसार में ऐसा एक भी घर नहीं बचना चाहिए जहां ये न पहुंच सके।
यदि आत्मचर्चा हम सभी के घर का हिस्सा बन जाए तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा और ये संसार अधिक सुखद बन जाएगा। एक सर्वश्रेष्ठ मित्र और व्यक्तिगत कोच। यह असंभव है कि आप आत्मचर्चा को सुने और इसे आरंभ करने के चंद मिनटों के भीतर बेहतर महसूस न करने लगे, बेहतर न सोचने लगे, बेहतर काम न करने लगे। जब ये आपका मनोबल बढ़ा रही हो और आपको प्रगति के पथ पर ले जा रही हो, साधारण दिन को असाधारण दिन में बदलने वाले उत्साह को आपके भीतर भर रही हो, तो यह आपकी दोबारा प्रोग्रामिंग कर रही है कि आप हर दिन को अधिक प्रभावी, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्टिदायक बना ले। इस प्रकार की आत्मचर्चा को सुनना किसी व्यक्तिगत कोच या सर्वश्रेष्ठ मित्र के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने जैसा है, जो उस दिन प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने, मनोबल बढ़ाने, विश्वास करने और सहायता करने के द्वारा आपको आगे बढ़ा रहे हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में आपकी सहायता कर रहा हो। यदि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किसी अत्यंत सार्थक तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको आत्मचर्चा सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। बस प्लेयर में आत्मचर्चा की सीडी लगा दे और इसे पृष्ठभूमि में धीमे धीमे बजने दे। आप इसे सुन रहे हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अवचेतन मन इसे अवश्य सुन रहा होगा। तो दोस्तों, सुनना कितना महत्वपूर्ण है और वो भी सकारात्मक, यह आपने इस एपिसोड में जाना। तो ऐसे ही वीडियोस सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इमोशनल ब्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये ज्ञान अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि 15वां एपिसोड है, जिसका शीर्षक है जीवन में आपकी आवश्यकता या स्थिति चाहे जैसी भी हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।